नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। जनपद बागेश्वर में 2 दिवसीय दौरे पर आए सीएम धामी ने बागेश्वर जिले की बहुत सी बड़ी सौगातें दी है। सीएम ने बागेश्वर परिवहन डिपो का शुभारंभ करते हुए 21 करोड़ 28 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम धामी के साथ बागेश्वर दौरे के दौरान बागेश्वर विधायक और कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया, अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र से सांसद अजय टमटा भी मौके पर मौजूद रहे। बागेश्वर दौरे के दौरान इस शुरुआत में सीएम धामी ने विगत दिन गरुड़ क्षेत्र में नंदाष्टमी मेले के उद्घाटन समारोह में शुरू की और इसी के साथ ही सीएम धामी ने गरुड़ में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजने की घोषणा की। तो बागेश्वर में सीएम धामी का दौरा, आपको बता दें कि बागेश्वर को सीएम धामी ने करोड़ों की सौगात दी है। 21 करोड़ 28 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इस दौरान सीएम धामी द्वारा किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विधानसभा भर्तियों में घोटाले के मामले में 3 सदस्य विशेषज्ञों की कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी 1 महीने के भीतर विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच रिपोर्ट देगी। समिति में पूर्व आईएएस अधिकारी डीके कोटिया को अध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह रावत को और अवनिंद्र सिंह को बतौर सदस्य शामिल किया गया। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को जांच तक लंबी छुट्टी पर भेजा गया है, लेकिन जांच समिति को सहयोग करने के लिए वो उपस्थित रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बैकडोर भर्तियों को लेकर विधानसभा की गरिमा को आहत पहुंची है, इसलिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जितने भी बदलाव करने पड़े करूंगी। उन्होंने सही जांच का भी आश्वासन दिया है और कहा कि न खाऊंगी और न खाने दूंगी। कुछ 2-3 दिन से इस मसले पर अपना विचार, क्या मेरा विचार होना चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए, उस पर काफ़ी मैंने मंथन किया है और मैं अब आपके सामने एक प्रेस नोट पढ़ना चाहूँगी जो मेरा आपको पूरा विचार बताएगा और हम क्या करने जा रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर। उत्तराखंड विधानसभा प्रदेश का सर्वोच्च सदन है। इसकी गरिमा को बनाए व बचाए रखना मेरा दायित्व ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से प्रदेशवासियों को और खास तौर पर उत्तराखंड के युवा वर्ग को कहना चाहूंगी, वह आश्वस्त रहें, मैं किसी को भी निराश नहीं होने दूंगी और सबके साथ न्याय होगा। मेरे लिए सदन की गरिमा से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसको बनाए रखने के लिए कितने ही कठोर व कड़वे निर्णय लेने हों, मैं पीछे नहीं हटूंगी। विधानसभा परिसर लोकतंत्र का मंदिर है। अध्यक्ष होने के नाते किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं अनुशासनहीनता मुझे स्वीकार्य नहीं है। विधानसभा व प्रदेश के हित में मुझे जितने भी रिफॉर्म्स विधानसभा में करने पड़ेंगे, मैं उनके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं। मीडिया व अन्य विभिन्न स्रोतों से विधानसभा सचिवालय में कार्मिकों, अधिकारियों की विधि एवं सेवा नियमों के विरुद्ध नियुक्तियों, पदोन्नति के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर जनहित में मैंने आज 2 बड़े निर्णय लिए हैं। विशेषज्ञ जांच समिति गठित की है, एक्सपर्ट कमेटी गठित की है, जिसमें श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य एवं श्री हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आज कैंसर के जांच और जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ रानीपुर विधायक आदेश चौहान सहित बड़ी संख्या में संत मौजूद रहे। भूपतवाला स्थित पावन धाम आश्रम की ओर से आयोजित किए गए इस 4 दिवसीय कैंसर जांच और जागरूकता शिविर के शुभारंभ के अवसर पर डॉक्टर निशंक ने कहा कि देश में बहुत तेजी से कैंसर अपने पैर पसार रहा है। इस पर ब्रेक लगाने की आवश्यकता है, नहीं तो जल्द ही यह देश के सामने एक बड़ा संकट बनकर खड़ा हो जाएगा। उन्होंने हरिद्वार में कैंसर की जांच और जागरूकता के लिए पावन धाम आश्रम द्वारा लगाए जा रहे 4 दिवसीय कैंप को लेकर आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बन रहा है और महाराज ने उनसे सुझाव दिया है कि इस मेडिकल कॉलेज में भी एक कैंसर यूनिट जरूर होनी चाहिए। यहाँ पर पावन धाम के द्वारा जो कैंप लगाया जा रहा है, आपको मालूम है कि जिस तरीके से कैंसर का ये रोग बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है,
यदि इस पर बहुत सब ने मिलकर के ब्रेक नहीं लगाया तो ये बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है देश के सामने। मुझे जो ये संस्था है गीता ट्रस्ट मोगा के सुनील जी और जितने भी पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो स्वामी जी हैं और पूज्या चिन्मयानंद जी के संरक्षण में ये अभियान आगे बढ़ा है। 4 दिन का ये यहाँ पर शिविर हो रहा है, जन जागृति का शिविर हो रहा है। जांच की बहुत महत्वपूर्ण मशीनों के साथ जांच की जो करोड़ों रुपए की मशीन हैं जो इस बात की जांच करेंगे और फिर लोगों को जागरूक भी करेंगे कि उनका स्वास्थ्य कैसा ठीक रह सकता है। मुझे लगता है कि आदेश जी शायद चले गए हैं। हरिद्वार को उस दृष्टि से एक मेडिकल कॉलेज 500 करोड़ से भी अधिक की लागत से यहाँ पर बन रहा है, जबकि दूसरा एक अस्पताल और बन रहा है। स्वामी जी ने आज इस बात की चिंता की है और सुझाव दिया है कि जो हमारा मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसमें एक यूनिट कैंसर की ज़रूर होनी चाहिए। इस दिशा में निश्चित रूप में हम लोग विचार भी करें। सर का जो शिविर लगाया गया है ये पूज्य हमारे गुरुदेव की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से 4 दिन का शिविर कैंप यहाँ पे लगा हुआ है जो कैंसर का है और जो यहाँ के जनमानस है उन सभी के लिए है, जो निःशुल्क है। जिनको कैंसर है वो भी, जिनको नहीं है वो आप सभी यहाँ आकर के जनमानस निःशुल्क अपना जांच करा सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है। और ये कैंसर जागरूकता कैंप है जो 4 दिन का पावन धाम आश्रम में लगने जा रहा है। आगे भी लगेंगे कैंप जैसे स्वामी जी ने कहा? ऐसे स्वामी जी ने जैसे कहा है वो उनकी प्रेरणा होती रहेगी और ऐसे ही कैंपों का आयोजन करते रहेंगे हम। उत्तराखंड में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 13 ग्राम संगठनों के सहयोग से उनका कौशल विकास कर कारोबार से जोड़ने की पहल की गई है। इस कदम से क्लस्टर की 1250 महिलाएं सशक्त होंगी, तो वहीं ग्राम रुद्रपुर स्थित बहुउद्देश्य भवन में अस्थायी खिलौना ग्रोथ सेंटर के उद्घाटन करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री का बंगाली समुदाय की महिलाओं ने पारंपरिक रूप से स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि महिलाएं खिलौना ग्रोथ सेंटर में उचित प्रशिक्षण के साथ खिलौनों का उत्पाद कर उन्हें बाजारों में बेच सकेंगी, जिसमें सरकार भी उनकी सहायता करेगी। चुनाव लड़ा था तो मैंने एक वादा किया था कि रुद्रपुर ग्राम पंचायत में खिलौना ग्रोथ सेंटर बनाया जाएगा। ये ग्रोथ सेंटर जो है इसमें जो हमारी महिला समूह की रोजगार स्पेसिफिक नहीं है, ये जितनी भी हमारी समूह की महिला हैं ट्रेनिंग स्पेशलिंग दी जाएगी। एक ट्रेनर बुलाया जाएगा जो उनको खिलौना बनाना सिखाएगा। 12 तरीके के खिलौने हैं जो सीखेंगे। उसके बाद वो बनाने के बाद वो हमारे ग्रोथ सेंटर को खिलौना दिया जाएगा और सरकार उस ग्रोथ सेंटर के द्वारा खिलौना से कटेगी। कोई बिना नहीं है, सीधे हमारे समूह और हमारी सरकार के बीच का एक काम हो और जो वो ट्रेनिंग दी जाएगी वो भी सरकार को मशीनें दी जाएंगी, उधार देगी, महिलाओं तक बनाया जा सके। और सब द्वारा से हमारे उत्तराखंड के खिलौने जो हैं सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, वो हर जगह, हर दूसरी स्टेटों में भी। उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भ्रष्टाचार के मामले पर राज्य की धामी सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को केंद्र में रखा और फिर अभियान शुरू कर दिया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में गड़बड़ियों का संज्ञान लेकर सीएम ने इसके जांच के आदेश दिए और अब तक 34 लाख सलाखों के अंदर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि दरोगा भर्ती मामले की जांच पहले ही विजिलेंस को सौंप दी गई है और विधानसभा में भर्तियों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। विधानसभा की सम्मान्य अध्यक्षा जी ने कल एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अभी तक केवल चर्चाएं होती थी और आरोप प्रत्यारोप का केवल दौर चलता था, लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री जी के पत्र के बाद और विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो उसकी जांच कमेटी बनाई है और एक ऐसा निर्णय है कि जो आने वाले समय में उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक चीज़ें होंगी, अविश्वास की चीज़ें समाप्त होगी। तो मैं कह सकता हूँ 1 महीने के अंदर जब उसका पूरी जांच रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद भी जो चीज़ें आपके सामने वो भी ऐतिहासिक होंगी, क्योंकि हम नहीं चाहते भविष्य के अंदर इस प्रकार की अब दोबारा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली अंतर्गत वार्ड में घर के दरवाजे पर झाड़ू लगा रखी वृद्धा महिला को घायल कर
दो उचक्कों ने महिला के गले में पड़ी सोने की चेन छीन ली। घटना को अंजाम देकर दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए। घटना में घायल महिला को किच्छा के सरकारी अस्पताल के इलाज के लिए हल्द्वानी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद परिजनों ने किच्छा पुलिस को शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। व्यापारी नेता विजय अरोड़ा ने नगर क्षेत्र में चल रहे मॉडिफाइड साइलेंसर वाली पटाखा बुलेट बाइक के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की मांग की। लगभग 6 बजे डेली वो सुबह घर के बाहर सफाई करती हैं। वाइफ हमारी और सफाई करती हैं। वो सुबह सफाई कर रही थी, लड़के दो आए, एक ने पल्सर मोटरसाइकिल खड़ी करी। जैसा कि लोग बता रहे हैं पल्सर मोटरसाइकिल थी, मुझे तो मालूम नहीं। और पल्सर खड़ी करी, दूसरा आया जी, वो कुछ पता पूछने लगा जी, हम नए हैं, ये है वो है। तब तक बोली क्या, वो गले से चैन छीन के जो है भाग गए और उनको धक्का दे गए, गिर गए, उनका हाथ फट गया यहाँ से और उनको हल्द्वानी रेफर कर दिया। अब वो हल्द्वानी में हॉस्पिटल में इस समय। तो कितनी एज होगी आंटी की? आंटी की है करीब 62-65 साल की है। तो अब आप कोतवाली पहुंचे हैं, क्या मांग रखी है आपने? हमने कहा जरा उनको जल्द से जल्द पकड़वाओ, हमारा सामान मिलना चाहिए। और ये मतलब ये हो क्या रहा है यहाँ? सोने की चैन छीन के भाग? हाँ जी। मैंने एक मांग रखी है कि जिस तरीके से हाल फिलहाल में चैन स्नैचिंग की घटनाएं अपने शहर में बढ़ रही हैं, इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और पुलिस जो है अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़े। कोई सिलेंसर वाला मामला भी उठाया आपने? हाँ, वो भी उठाया मैंने। कई देखा बाइकर जो है बहुत सिलेंसर से उत्पाद मचा रहे हैं। आवास विकास, पंजाबी मोहल्ला, कई जगह मैंने देखा कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उस पर भी रोक लगाने की मांग की है। मतलब आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं यहाँ पर? हाँ, बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। लोगों में अविश्वास फैल रहा है और पुलिस का काम है जनता में विश्वास दिलाना। अगर नहीं होगा तो व्यापार मंडल को आंदोलन करना पड़ेगा। पूर्व में भी पहले भी किए थे, अगर अब दोबारा जरूरत पड़ेगी तो दोबारा करेंगे। और इसमें हमने अपनी टीम लगा दी है। जो आसपास के कैमरे वगैरह हैं वो सब हम चेक करवा रहे हैं और जो उसमें अगर कुछ ऐसा मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में ऋषिकेश के मधुबन आश्रम में श्रद्धालुओं ने राधा जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। वहीं आश्रम में राम नाम और राधा कृष्ण के नाम का जाप भी लगातार चला। खास बात ये रही कि राधा अष्टमी के दिन ही मधुबन आश्रम में राधा रानी के चरणों के दर्शन का सौभाग्य श्रद्धालुओं को मिला। जैसे जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, वैसे ही राधा अष्टमी श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस मनाते हैं इसलिए। तो राधा रानी है कौन? राधा रानी भगवान कृष्ण की शक्ति है। जैसे कोई भी बिना शक्ति के कार्य नहीं कर सकता, वैसे ही भगवान कृष्ण श्रीमती राधा के बगैर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के प्राण हैं, उनकी आत्मा है, सर्वे सर्वा हैं। सारा जगत भगवान कृष्ण की आराधना करता है, लेकिन भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी की आराधना करते हैं। तो आज ही राधा रानी का जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं। इसमें दिन में साधु भोज होता है और शाम को 6 बजे भगवान राधा कृष्ण का अभिषेक होगा, महाभिषेक होगा। उसके बाद जो है ठाकुर जी को की कथा कीर्तन और फिर रात्रि ठाकुर जी को छप्पन भोग लगेगा और फिर जो है प्रसाद वितरण होगा। बताया जाता है कि आज ही के दिन राधा रानी के चरणों का सौभाग्य प्राप्त होता है, दर्शनों का। क्या है ये? दरअसल में जो श्रीमती राधा रानी हैं, उनके जो श्री चरण हैं, उनके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। तो इसलिए आप प्राय मंदिर में जाते होंगे तो भगवान कृष्ण के चरणों के दर्शन तो हो जाते हैं, लेकिन जो श्रीमती राधा रानी हैं उनके चरण के दर्शन नहीं होते। तो वो केवल अपने जन्मदिन के अवसर पर ही अपनी विशेष कृपा करके जो है सभी जीवात्माओं को अपने श्री चरणों के दर्शन देती हैं। इसीलिए राधाष्टमी के दिन ही जो है श्रीमती राधा रानी के चरण के दर्शन होते हैं। तो शाम को 4 बजे से भक्त लोग जो है राधा रानी के चरणों के दर्शन कराएंगे। दर्शनार्थी उसका लाभ। यूके SSS पेपर लीक मामले में रविवार को 34वीं गिरफ्तारी हुई। पुख्ता साक्ष्य और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर संपन्न राव के STF द्वारा गोमती नगर लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी द्वारा परीक्षा से पहले अन्य अभियुक्त के साथ पेपर लीक करने में अहम भूमिका पाई गई। STF उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश के नकल माफिया के अहम साथी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पेपर लीक मामले में अब तक कुल 92 लाख कैश बरामद किया जा चुका है। साथ ही पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों को करोड़ों की संपत्ति का भी पता लगाया गया है। दर्जनों बैंक अकाउंट को फ्रीज भी किया जा चुका है। गोमती नगर लखनऊ से गिरफ्तार संपन्न राव नकल सरगना
सादिक मूसा का साथी है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने शनिवार को 33वीं गिरफ्तारी की थी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मेले में शिरकत की, जहां उन्होंने माता की पूजा अर्चना की, जिसके बाद महिला समिति द्वारा आयोजित झोड़ा चांचरी सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंची और महिलाओं के साथ झोड़े में नृत्य किया। आपको बता दें कि मेला समिति द्वारा मंत्री को सम्मानित कर प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया। रेखा आर्य ने कहा कि सरकार लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नंदा सुनंदा का मेला 1 सितंबर से बदस्तूर जारी है और लगातार यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आज पहाड़ी झोड़ा भी यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। सौभाग्य से मुझे भी उसमें जुड़ने का मौका मिला। झोड़ा करने के साथ में अपनी संस्कृति के साथ जुड़ने में निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है। यह अपने आप में अपने धर्म की भी और अपनी संस्कृति को बचाने का, उसके रखरखाव का एक बेहतर माध्यम भी है। मैं मानती हूँ इस प्रकार से हम सब लोगों ने इसे प्रोत्साहन देना चाहिए। आज महिलाएं इतनी बहुत संख्या में यहाँ पर पहुँची हुई हैं, तो मैं मानती हूँ कि महिलाएं हर कार्यक्रम की सफलता की जो है वो कुंजी हैं और उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ अपनी उत्तराखंड की संस्कृति और अपनी अल्मोड़ा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के अपहरण के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि स्वर्ण जाति की युवती से शादी करने के बाद लड़की के घर वालों ने एक दलित युवक का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक भिकियासैण क्षेत्र की रहने वाली गीता सिंह उर्फ गुड्डी से 21 अगस्त को मंदिर में लव मैरिज की गई थी, लेकिन गुड्डी के परिजन इस शादी के खिलाफ थे। मृतक युवक उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का नेता है। वहीं परिवर्तन पार्टी के मामले में पुलिसिया कार्रवाई की बात कही है। कि ये जो इस तरह की जो जातीय और जो इस तरह की ये जो कुंठित मानसिकताओं के जो ये हैं, और जिसके कारण ये जगदीश चंद्र जैसा एक नौजवान साथी जो एक प्रॉमिसिंग लीडर था, गरीब घर से निकला था, सबको जानता था, उसको जो उसकी जान आपने ली और इतनी क्रूरता के साथ ली, और तब भी मुख्यमंत्री नहीं बोलता, तब भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बोलता। ये हमें कहना है और हम कहना चाहते हैं इस लड़ाई को हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि आज तक पुलिस रिमांड नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया पुलिस रिमांड? हर मामले में आप सबका पुलिस रिमांड अगर वक्त पर ले लिया जाए तो वो तमाम लोग जो इसके पीछे हैं वो पकड़े जा सकते हैं। पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और एक जो सबसे बड़ा मामला आया है, हमारे कुमाऊं मंडल की डीआईजी ने ये कहा है कि हम उसको वॉच कर रहे थे। आज के इंडियन एक्सप्रेस में उनका बयान छपा है, हम उनको वॉच कर रहे थे और वॉच करने के साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हमारी उस पर नज़र थी, लेकिन वो हमको बिना बताए चला गया। अरे हमने जिनका नाम, तो अगर आप वॉच कर रहे थे तो आपने उस फ़ोन नंबर पर क्यों नहीं पूछा उनसे वो कहाँ था? लखनऊ को हमारे तिवारी जी ने या नारायण राम जी ने हमें खबर कर दी होती कि हमारी लड़की यहाँ पे रहती है, तो ये घटना नहीं घटती। जो तो प्रतिष्ठित और अच्छे लोग, बस वही था कि वो अगर वो चीज़ नहीं है तो वो इसको करना है, हम लोग जो सीरिया निकलवाना है उस वाले में भी सर यही था हमारा भी ना कि अगर 27 जंगलों में लकड़ी तस्करों द्वारा लगातार पेड़ों के हो रहे कटान से जंगली जानवर आबादी की ओर रुख कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार दिखाई दे रहे वन्य जीवों से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, जहां ग्रामीणों द्वारा वन विभाग के अधिकारियों से वन्य जीवों को पकड़ने की मांग की जा रही है, लेकिन वन विभाग की टीम ग्रामीणों की सूचना पर कोई कार्रवाई नहीं करते नजर आ रही है, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जैसे हम पौध लेकर आ रहे थे मामा के वहाँ से, या नन्हे मंजरे पार होकर सिंह क्रेसर है पली तरफ, वहाँ पर 3 तेंदुए थे, जो छोटे छोटे 2 बच्चे थे। उन्होंने एक ऊपर हमारे ऊपर को भाग के आया, तो हम सीधे ये नहीं पता चला हमारी गाड़ी घूमी कैसे, मोटरसाइकिल वहाँ से घूम के हम सीधे नन्हे मंजरे पहुँचे। तो वहाँ से कोई 2 गाड़ी वाले आए, एक मारुति, तो वो छोड़ के हमें बॉर्डर तक गए थे। डालने के लिए आया था इधर करीब 9 सवा 9 बजे का टाइम था करीब, और मैं जब देखा मैंने साइकिल खड़ी के सामने, जो गन्ने में से निकला और धान मारने खड़ा हो गया। यार चीता शेर जो वगैरह था वो शेर, और निकलने के बाद मैंने इस आवाज़ लड़के को भिंडी तोड़ दिया था यहाँ। फिर यहाँ से आदमी भाग का आए, और भागने के बाद में फिर उन्होंने देखा वहाँ छलांग मार अंदर पहुँच गया वो। क्या ग्राम पंचायतों में जो लोग दूध बेच के, चारा उन्हें जानवरों को खिला के अपना गुजर बसर करते हैं,
वो जब वो महिलाएं यहाँ खेत में आ रही हैं ना, तो घास काटने से भी परेशान हैं, क्योंकि अंदर गए और कोई ना कोई हादसा हो जाए। कई बार वन विभाग की टीम को, पुलिस की टीम को, सबको सूचित कर चुके हैं गांव वाले, मगर कोई आकर राजी नहीं है। अगर कोई हादसा हो गया और किसी का घर उजड़ गया ना और फिर ये लोग आए, तो इनकी उत्तेजना झेली नहीं जाएगी ग्राम पंचायत वालों की। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि कोई सुन के ही राजी नहीं है इनकी, पता नहीं घटना का क्या इंतजार कर रहे हैं वन विभाग वाले। ग्राम महेशपुरा में जो ये तेंदुए का देखा गया है ग्रामीणों द्वारा, उसके लिए जो है वन विभाग को जो है सूचित कर दिया गया है कि तत्काल जो है इसमें जो है इसकी जो पकड़ने की है जो भी है प्रभावित। देहरादून जिले में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं डेंगू के 5 और मामले सामने आने के बाद देहरादून जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 48 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि सितंबर माह में डेंगू का खतरा बरकरार रहेगा और इसके मामलों में और भी बढ़ोतरी होगी। देखिए, आज की तारीख में करीब 48 केसेस हो गए हैं डेंगू के। तो अब यह है कि आप देख रहे हैं कि बारिश थोड़ा सा थमी है, और जैसे ही मानसून जो है कमज़ोर पड़ रहा है, तो अब ये डेंगू के केसेस बढ़ते जाएंगे। और अभी मौसम में गर्मी है, तो सितंबर माह में डेंगू का खतरा बराबर बना हुआ है, और अक्टूबर 15 के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, इसके मामलों में कमी आएगी। लेकिन यह है कि अभी डेली जो दिखाई पड़ रहा है हमको, करीब देहरादून में 4 से 5 केसेस पर डे दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि अभी बढ़ेंगे। और रही बात अपनी जो तैयारियां हैं उससे निपटने की, तो हॉस्पिटल्स में हमारे पास बेड जो हैं आरक्षित हैं डेंगू के लिए। लगभग करीब हमारे पास 125 बेड जो हैं सरकारी चिकित्सालयों में हैं। उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में सीटें कम करने को लेकर उठा विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। मामले में आज विश्वविद्यालय ने सभी विभागों के डीन के साथ बैठक की, जिसमें विभिन्न विषयों में घटाई गई सीटों को पूर्व की भांति करने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के DSW प्रोफेसर MS नेगी ने इस संबंध में छात्रों को अवगत करा दिया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों से विभिन्न छात्र संगठन विश्वविद्यालय द्वारा घटाई गई 2400 सीटों को लेकर विरोध कर रहे थे। उनके और हमारे जो मुख्य नियंता उनकी बैठक में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जो सीटें पिछले बार थी उनको यथावत रखा जाए, और जो हमारी कोर थी वो जो सीट थी उनको कोर के रूप में ये हमने अभी तक हमारी जो अधिष्ठाता जो हमारे ये जो संकाय अध्यक्ष। हरिद्वार में इन दिनों गणेश महोत्सव की धूम है, लेकिन इस बार जिला प्रशासन द्वारा गंगा या फिर अन्य नदियों में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी गई है। गंगा स्वच्छता और NGT के आदेश के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया। गणेश महोत्सव की समाप्ति के बाद प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए 3 स्थानों पर ही मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा हरिद्वार में बैरागी कैंप, सती कुंड और VIP घाट के पास अस्थायी कुंड बनाए गए हैं। इन्हीं कुंडों में मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि गंगा या अन्य नदियों में मूर्ति का विसर्जन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक मीटिंग इस संबंध में आहूत की गई थी, जिसमें उनके द्वारा निर्देशित किया गया संबंधित अधिकारियों को कि जो भी प्रतिमा का विसर्जन होगा गणेश जी की, वो किसी भी नदी गंगा जी हो अथवा अन्य कोई भी नदी, उसमें विसर्जन नहीं होगा, और इसे कुंड बना करके जो कुंड बनाया जाएगा, कुंड में ही प्रतिमा का विसर्जन होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है, तो निश्चित रूप से यदि कोई इससे विरुद्ध। जनपद उधम सिंह नगर के कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जुमा मस्जिद के पास देर रात आपसी रंजिश के चलते एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें युवक साकिब गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं कोतवाल जसपुर अशोक कुमार का कहना है कि एक व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उसने बताया कि रंजिशन दानिश नाम के व्यक्ति ने उस पर चाकू से हमला किया, जिसमें धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी है। नाम के व्यक्ति की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उसका कहना है कि जो जामा मस्जिद के पास वो रात्रि 11 बजे बैठा था, रंजिशन जो है दानिश नाम के व्यक्ति ने उसे जो है चाकू से वार कर दिया उसके ऊपर, और इसमें उसके काफ़ी गंभीर चोट जानलेवा हमला किया गया था उस पर। उसके कहे अनुसार
जिसके आधार पर थाने में धारा 307 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़ित महिला द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति ने उसकी लड़की को आंगनवाड़ी में नौकरी लगवाने के नाम पर उससे 1.5 लाख रुपए लिए थे। 5 साल बीत जाने के बाद भी ना ही नौकरी लगी, ना ही व्यक्ति द्वारा पैसे वापस दिए गए, जिसके बाद पीड़ित महिला ने कोतवाली थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नौकरी के चक्कर में दिए थे कि नौकरी लगवागा लड़की की, आंगनवाड़ी की न लगवाऊंगा तो किसी और की लगवा दूंगा। बहरहाल लगवाने को क्या आता है सुरेंद्र सिंह ने 1.5 लाख चलिया। उनने कहा था कि 1.5 महीने में तुम्हारा कॉल लेटर दे दूंगा मैं, हमने 1.5 महीने में कॉल लेटर आ जाएगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तुम्हारी लड़की की। मैंने कहा ठीक है। हम तो लालच के मारो मर गए, और कोई बात थोड़ी थी। 7 लड़की हैं हमारी, एक हमारा छोटा सा लड़का, तो आगे मैंने दिलवा दी, ब्याज पे लेकर मैंने दे दिए। मैं कह रही चलो 1.5 महीना कोई ज़्यादा ना होता, तो मैं कह रही जब 1.5 महीने के बाद नौकरी लग जाएगी तो मैं पैसे उनके बस दे दूंगी जिनके मैंने लिए हैं। नहीं, मैंने अशोक से भी फ़ोन कराया, इससे भी 2 साल हो गए फ़ोन कराए हुए। अब हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे पैसे मिल जाएं किसी तरह, बस वो पैसे। एक सरीना नाम की महिला आई हुई हैं, जिनके द्वारा बताया गया है कि प्रार्थना पत्र दिया है कि उनकी बेटी की नौकरी लगवाने के नाम से जो है 1.5 लाख रुपए किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए हैं। कोई तथाकथित पत्रकार भी बताती हैं हमें, तो उनके इस संबंध में पहले जांच की जाएगी। कोटद्वार शहर को भाबर से जोड़ने वाली सुखरो नदी पर करोड़ों की लागत से बना पुल खनन माफियाओं के कारनामों के कारण बीच से धंसने लगा है। सुखरो नदी के पुल पर धंसने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ सुखरो नदी पर बने पुल का निरीक्षण किया। एसडीएम प्रमोद कुमार ने इस दौरान जानकारी देते हुए बताया कि पुल करीब बीच से 1.5 इंच धंस गया है। पुल को और अधिक नुकसान न पहुंचे, इसके लिए सुखरो नदी के पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। देखिए, पुल लगभग 1.5 इंच के करीब एक तरफ को बैठा है, उसका 1/4 पोर्शन, और उसमें जो पुल के टेक्निकल एक्सपर्ट है उनको कॉल किया गया है और वो कल आ जाएंगे और उसके पश्चात जांच की जाएगी कि आखिर किन कारणों से पुल बैठा है और पुल को पुनः किस प्रकार से पुनः स्थिति में लाया जा सकता है। इसके लिए उनकी जो राय के अनुसार कार्य किया जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर ये किया जा रहा है टेम्परेरी तौर से जो धंसाव हुआ है उसको किस प्रकार से कम किया जाता है, पानी का जो बहाव है उससे किस प्रकार। शारदीय नवरात्रि में लालकुआं क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर ऐतिहासिक रामलीला मंचन का आयोजन होता है, जिसके तैयारियों को लेकर 1 महीने पूर्व से ही स्थानीय कलाकार रिहर्सल करते हैं। लालकुआं की 60 साल पुरानी आदर्श रामलीला में भी स्थानीय कलाकार राम लक्ष्मण सहित अन्य सभी पात्रों के अभिनय को लेकर उसकी तामील में जुट गए हैं। दोहे, छंद और चौपाइयों के संवाद से दिखाई जाने वाली रामलीला स्थानीय युवाओं को कला का मंच प्रदान करती है। लालकुआं की रामलीला काफ़ी प्राचीन रामलीला है। पिछले 50-60 सालों से लालकुआं में निरंतर श्री रामलीला का आयोजन यहाँ पर होता आया है और इस बार जो है हम लोग स्थानीय कलाकारों के सौजन्य से श्री रामलीला का मंचन यहाँ पर कर रहे हैं। जितने भी पात्र हैं सब स्थानीय हैं, लोकल हैं और सभी यहाँ के लोग जो है रंगमंच के क्षेत्र। फिलहाल के लिए अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।